अभी कुछ लिखेंगे नहीं, सुनेंगे केवल। फिर लिखने का टाइम देंगे तब आप लिखिएगा। एनसीईआरटी में 5 WBC के फंक्शन दिए हैं। तो जो पहला है वो बेसोफिल है। तो पहले तो वो लाइन याद रखेंगे जो एनसीईआरटी में लिखी है। तो एनसीईआरटी में लिखा है कि बेसोफिल सिक्रीट करेंगे 3 केमिकल, हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपेरिन। और दूसरा लाइन जिसमें लिखी है इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। ये लाइन तो एनसीईआरटी की है। अब इसके अंदर 2 क्वेश्चन है, ये किस मामले में इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं। 3 केमिकल दिए हैं, हिस्टामिन है, हिपेरिन है और सीरोटोनिन। तो इसमें से 2 केमिकल हिस्टामिन और सीरोटोनिन के बारे में अलग से हमको याद रखना है। हिस्टामिन और सीरोटोनिन दोनों हमको अलग से याद रखने हैं। इन दोनों को कहा जाता है इन्फ्लामेटरी मीडिएटर। ऐसा कोई भी केमिकल जो हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन करवाए उसको कहते हैं इन्फ्लामेटरी मीडिएटर। एमबीबीएस करेंगे तो आप बहुत सारे पढ़ेंगे, लेकिन कम से कम 2 नाम याद रखिए। ऐसे ही कोई एंटीजन या कोई भी फॉरेन पार्टिकल या बॉडी हमारे शरीर में आती है तो हमारे शरीर में रिएक्शंस होते हैं। उसी रिएक्शन में एक रिएक्शन का नाम इन्फ्लामेशन है। तो इन्फ्लामेशन होने में जो केमिकल इन्वॉल्व होते हैं उन केमिकल को कहते हैं इन्फ्लामेटरी मीडिएटर। तो ये दोनों क्या हैं, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर हैं। कौन से, हिस्टामिन और सीरोटोनिन। इसी तरीके से जो हिपेरिन है उसको भी याद रखेंगे। हिपेरिन की खास बात यह है कि ये नेचुरल एंटीकोआगुलेंट है। अब ये क्या होते हैं, होता क्या है, हम लोगों की मान लेते ये ब्लड वेसल है और इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है। ब्लड वेसल के अंदर जब ब्लड फ्लो करता है तो कभी भी क्लाट नहीं करता है। लेकिन अगर कोई चोट लग जाए और ब्लड फ्लो करने लगे बाहर की तरफ तो क्लाट करता है। तो अंदर क्यों नहीं क्लाट करता है, ये सवाल पूछा जाता है। तो ब्लड वेसल के अंदर ब्लड क्लाट नहीं करता है, उसके पीछे कारण क्या है, हिपेरिन ही है। तो ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉटिंग इनसाइड ब्लड वेसल। कई बार क्वेश्चन आया, ये इंपॉर्टेंट भी है। ब्लड वेसल के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं करता है, उसके पीछे केमिकल कौन सा है, हिपेरिन है। और हिस्टामिन और सीरोटोनिन दोनों क्या हैं, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर हैं। और ये 2 लाइनें क्या हैं, एनसीईआरटी की हैं। इतना लिखो पहले।
लिख लिया? तो सिर्फ 4 क्वेश्चन हैं। बेसोफिल हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपैरिन सिक्रीट करेगी, एक सवाल। और इन्वॉल्व किसमें है? इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में। लेकिन 2 स्पेशल सवाल, हिस्टामिन और सीरोटोनिन क्या है? इन्फ्लामेटरी मीडिएटर हैं। अगर बहुत अंदर जाएगा तो जो हिस्टामिन है वो वास्तव में स्टिमुलेट कराता है कुछ केमिकल को रिलीज करने में, उसी से इन्फ्लामेशन और शुरू हो जाता है। और हिपैरिन क्या करता है? ये ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। तो क्या कहोगे? नेचुरल एंटी कोआगुलेंट। बढ़े आगे, सबने लिख लिया है? दूसरा है इयोसिनोफिल। एनसीईआरटी में जो लाइन लिखी पहले वो याद रखेंगे। तो एनसीईआरटी में लिखा क्या है कि ये रजिस्ट करती है, रोकती है क्या? इन्फेक्शन। होता क्या है, जब इन्फेक्शन हम लोगों के बॉडी में होता है तो डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ जाता है, और डब्ल्यूबीसी के काउंट में इयोसिनोफिल का भी काउंट बढ़ता है। इयोसिनोफिल का अगर काउंट बढ़ जाता है तो उसको इयोसिनोफिलिया कहते हैं। रजिस्ट इन्फेक्शन होता है, इयोसिनोफिल काउंट बढ़ जाता है, और कहते क्या है? इयोसिनोफिलिया। एक क्वेश्चन ये है। दूसरा लाइन एनसीईआरटी में लिखा है कि इन्वॉल्व है इन एलर्जिक रिएक्शन। अब कैसे इन्वॉल्व है ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा, तो वो जरा समझिए। जैसे मान लेते हैं कि कोई एलर्जन आ गया, कोई भी पार्टिकल जिससे एलर्जी होती है उसको एलर्जन कहते हैं। ये जैसे हमारी बॉडी में आएगा, सबसे पहले जैसे बेसोफिल, इसको जैसे ही पहचानेंगे कि एलर्जन आ गया है, और तो यहां से निकलेगा हिस्टामिन, और हिस्टामिन के निकलते ही क्या हो जाएगी? एलर्जी हो जाएगी। तो ये बेसिक लाइन है क्या, कि कोई भी एलर्जन आएगा, बेसोफिल से हिस्टामिन निकलेगा, एलर्जी होगी। लेकिन कब तक एलर्जी होगी उसको कंट्रोल में भी करना है। तो जल्दी ही इयोसिनोफिल आएंगे रोल में, और इयोसिनोफिल करेंगे क्या? इस हिस्टामिन को एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब जैसे हिस्टामिन को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो हिस्टामिन का काउंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो रिजल्ट में क्या होगा? एलर्जी रिड्यूस हो जाएगी। एनसीईआरटी में ये नहीं लिखा है कि एलर्जी से किस मामले में इन्वॉल्व है। तो अगर आपसे पूछेगा तो कहोगे इयोसिनोफिल एलर्जिक रिएक्शन में एलर्जी को घटाने में इन्वॉल्व है। एलर्जी को बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है? बेसोफिल। तो बेसोफिल से निकलेगा हिस्टामिन, होगी एलर्जी, तब तक आएगी इयोसिनोफिल, एब्जॉर्ब कर लेगी, और एलर्जी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। लिखो। अब तीसरा
तीसरी सेल है कौन सी? न्यूट्रोफिल। और न्यूट्रोफिल के साथ ही हम लोग पढ़ लेंगे मोनोसाइट, क्योंकि दोनों के काम एक जैसे हैं। शुरू करें। एक पेज। हो गया? सबने लिख लिया था? फिर है न्यूट्रोफिल। लेकिन न्यूट्रोफिल के साथ ही हम पढ़ लेंगे मोनोसाइट। क्यों? क्योंकि दोनों का एक जैसा काम है। तो पहला सवाल यह है कि न्यूट्रोफिल हो चाहे मोनोसाइट हो, ये क्या है? ये है फैगोसाइटिक सेल। अब फैगोसाइटिक सेल क्या होती हैं? तो ऐसी कोई भी सेल जो खा ले, इंगल्फ कर ले फॉरेन ऑर्गेनिज्म। यदि हमारी बॉडी में कुछ भी बाहर से आ जाए, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर सेल है और ये कोई चीज आ गई है जो हम लोगों के लिए नुकसानदायक है, तो ये इसको खा लेंगे। खा लेने की प्रोसेस को कहते हैं फैगोसाइटोसिस। अच्छा, खाने से फायदा क्या होगा? ये जो पर्टिकुलर फॉरेन ऑर्गेनिज्म होगा ये मारा जाएगा और हम लोगों की इम्यूनिटी हो जाएगी। तो ये दोनों सेल फैगोसाइटिक सेल हैं, ये इंगल्फ कर लेंगे क्या? फॉरेन ऑर्गेनिज्म को, और उसको फिर क्या कर देंगे? उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो एनसीईआरटी में लिखा है कि ये दोनों फैगोसाइटिक सेल हैं, हमारी बॉडी में आने वाले किसी भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म या फॉरेन बॉडी को डिस्ट्रॉय करेंगे। कैसे? तो आंसर देंगे फैगोसाइटोसिस करके। अब उसके बाद दो क्वेश्चन है, वो देख लो क्या है। ये दोनों फैगोसाइटिक सेल हैं, लेकिन उसमें से जो न्यूट्रोफिल है ये छोटी है, स्मॉल फैगोसाइटिक सेल, और जो मोनोसाइट है वो बड़ी है, लार्ज फैगोसाइटिक सेल। इसी नाते न्यूट्रोफिल का जो नाम है इसको माइक्रो फैगस सेल कहते हैं और इसको मैक्रो फैगस सेल। अभी लिखो नहीं, सुन लो केवल। इसका नाम माइक्रोफैगस सेल, इसका नाम मैक्रोफैगस सेल। इसी का दूसरा नाम PMNL। कहां सुने हो? तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में दिया हुआ है, और फुल फॉर्म क्या है? पॉली मार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। तो PMNL कहो चाहे माइक्रोफैगस सेल कहो, ये वास्तव में क्या है? न्यूट्रोफिल हैं, और ये बड़ी बड़ी सेल होती है। एक और खास बात देखो, ये मान लेते हैं कि ब्लड वेसल है, उसके अंदर ये न्यूट्रोफिल है और ये मोनोसाइट है, और ये मान लेते हैं कि कोई टिश्यू है। जैसे ही कि इस टिश्यू में कोई पर्टिकुलर पैथोजन आ जाता है, चाहे पैथोजन कहो चाहे फॉरेन पार्टिकल कहो, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे ही टिश्यू में कोई पैथोजन या फॉरेन पार्टिकल आ जाता है, सूचना होती है ब्लड वेसल को, और ब्लड वेसल से दो लोग आते हैं इसको मारने के लिए। न्यूट्रोफिल भी आएंगे, न्यूट्रोफिल भी यहाँ चल के आएंगे, और मोनोसाइट भी यहाँ चल के आएंगे और मारेंगे। लेकिन जो लोग यहाँ चल के आएंगे उनके नाम बदल जाएंगे। मान लेते हैं ये न्यूट्रोफिल यहाँ पहुँच गई और ये मोनोसाइट यहाँ पहुँच गई, तो अब इस न्यूट्रोफिल का नाम बदल जाएगा, इसका नाम बदल जाएगा। इसको कहते हैं माइक्रोफेज। न्यूट्रोफिल का नाम बदल के क्या हो गया? माइक्रोफेज। और मोनोसाइट का नाम बदल क्या हो गया? मैक्रोफेज। तो दो नए शब्द मिल गए, माइक्रोफेज और मैक्रोफेज। माइक्रोफेज क्या है? तो कहोगे न्यूट्रोफिल ही है,
बस जब तक ब्लड में थे तब तक नाम न्यूट्रोफिल था, जब टिश्यू में चले गए तो नाम क्या हो गया, माइक्रोफेज। और मोनोसाइट जब तक ब्लड में थे तब तक मोनोसाइट थे, और जब टिश्यू में चले गए तो नाम क्या हो गया, माइक्रोफेज। तो माइक्रोफेज और माइक्रोफेज कुछ नहीं है, ये न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट ही है। बस जब तक ब्लड में है न्यूट्रोफिल मोनोसाइट, और जब टिश्यू में लड़ाई करने गए तो नाम बदल के क्या हो गया, माइक्रोफेज और माइक्रोफेज। छोटी फैगोसाइटिक सेल कौन सी, न्यूट्रोफिल, और बड़ी मैगोसाइटिक सेल कौन सी, माइक्रोफेज या मोनोसाइट। अब एक आखिरी सवाल बता दीजिए, अगर यहाँ पैथोजन आ गया है तो बताओ सबसे पहले कौन जाएगा, न्यूट्रोफिल जाएगी कि मोनोसाइट, अंदाजा ना लगाओ। अब ये आंसर दोगे तो हम कारण पूछ लेंगे। तो सबसे पहले कौन जाएगा, तो सबसे पहले जाएगी न्यूट्रोफिल जाएगी। क्यों, जो छोटी होगी वो जल्दी कैपिलरी क्रॉस कर जाएगी, और जो बड़ी होगी वो थोड़ा देर लगेगा। तो सबसे पहले दौड़ के कौन जाएगा, तो सबसे पहले दौड़ के जाएगा न्यूट्रोफिल, और फिर पीछे पीछे कौन जाएगा, माइक्रोफेज जाएगा। तो इसी नाते इसको फर्स्ट लाइन कहा जाता है और इसको सेकंड लाइन कहा जाता है। फैगोसाइटिक में सबसे पहले कौन दौड़ेगा, तो आंसर क्या देंगे, न्यूट्रोफिल, और पीछे पीछे कौन जाएगा, मोनोसाइट। वापस आते हैं, देखो एनसीईआरटी में तो इतना ही लिखा है, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट क्या है, फैगोसाइटिक सेल है। ये डिस्ट्रॉय कर देंगे क्या, फॉरेन ऑर्गेनिज्म को। कैसे करेंगे, तो कहोगे ये फैगोसाइटोसिस कर लेते हैं। ये छोटी फैगोसाइटिक सेल, ये बड़ी फैगोसाइटिक सेल, इसका नाम माइक्रोफैगस, इसका नाम माइक्रोफैगस। इसी का दूसरा नाम पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूक्लियोसाइट भी है। ये सेल जब तक ब्लड में है तब तक नाम न्यूट्रोफिल, और जैसे टिश्यू में गई नाम माइक्रोफेज। जब तक ब्लड में है तब तक नाम मोनोसाइट, और जैसे टिश्यू में गई तब से नाम माइक्रोफेज। लिखो, अब सिर्फ एक सेल बची है, कौन सी, लिम्फोसाइट। शुरू करें,
पढ़ेंगे बेटा। अगली सेल है लिम्फोसाइट। तो पहले तो जो एनसीईआरटी में लिखा वो याद कर लेंगे। एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही लाइन लिखी है कि ये दो प्रकार की होती हैं। टू टाइप कौन सी? तो एक का नाम है बी लिम्फोसाइट और एक का नाम है टी लिम्फोसाइट। पहला सवाल यह है कि ये दोनों क्या करती हैं। तो आगे डिटेल में हम लोग इम्यूनिटी पढ़ेंगे। हमारे पास दो प्रकार की इम्यूनिटी होती है और दोनों में इसी इन्वॉल्व होती हैं। ये वास्तव में कहाँ इन्वॉल्व है? तो ये हैं इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी। दो प्रकार की इम्यूनिटी होती है, प्लाज्मा इम्यूनिटी और सेलुलर इम्यूनिटी। इसमें से प्लाज्मा इम्यूनिटी में कौन इन्वॉल्व है? बी लिम्फोसाइट। और सेलुलर में कौन इन्वॉल्व है? टी। लेकिन उसको वहीं पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पढ़ना है। यहाँ हमको सिर्फ ये पढ़ना है कि नाम के आगे ये शब्द कहाँ से आ गए। तो ऐसे देखो, होता क्या है कि एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम लिम्फाइड ऑर्गन है, जहां लिम्फोसाइट बनती हैं। जहां लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है। जब लिम्फाइड ऑर्गन से लिम्फोसाइट बनेगी तो वो होती है इमेच्योर लिम्फोसाइट। और इमेच्योर लिम्फोसाइट का फिर क्या होगा? मैचुरेशन होगा। अब देखो मैचुरेशन कहाँ होगा? तो मैचुरेशन दो जगह होता है, या तो होता है बोन मैरो पर और या तो होता है थाइमस पर। अगर कोई बोन मैरो से मैच्योर होके निकलेगा तो उसके नाम के आगे क्या लगा देंगे? बी लिम्फोसाइट। और अगर कोई थाइमस से पढ़ के निकलेगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा? टी लिम्फोसाइट। तो ध्यान से सुने, बी और टी कहां से आ गए हैं? तो जो बोन मैरो पर मैच्योर होती हैं वो कौन सी होती हैं? बी लिम्फोसाइट। और जो थाइमस पर मैच्योर होती है उनका नाम टी लिम्फोसाइट। इमेच्योर बनती कहाँ है? लिम्फाइड ऑर्गन। अभी आगे हम लोग जब इम्यूनिटी पढ़ेंगे तो लिम्फाइड ऑर्गन भी एक हेडिंग है, वहां देखेंगे बोन मैरो है, थाइमस है, स्प्लीन है, लिम्फ नोड है, टांसिल है, दुनिया भर की चीजें हैं। तो लिम्फाइड ऑर्गन से क्या निकलेंगी? इमेच्योर लिम्फोसाइट निकलेंगी। मैचुरेशन होगा कहाँ? बोन मैरो पर, तो नाम बी लिम्फोसाइट, और थाइमस पर तो नाम टी लिम्फोसाइट। लिखो। लिख लिया हो तो एक बार नोट्स से, आपको जो प्रिंटेड नोट्स दिया है उससे WBC पूरा पढ़ डालिए, फिर एक बार हम आपको पढ़ाते हैं एनसीईआरटी से।
जो प्रिंटेड नोट्स है उससे एक बार पूरा WBC पढ़ डालिए। पढ़ लिया है तो जरा NCERT ओपन करो और हाइलाइटर निकाल लो। यहां से ल्यूकोसाइट का दूसरा नाम व्हाइट ब्लड सेल है। नाम केवल व्हाइट है लेकिन ये व्हाइट कलर की नहीं है। कैसी है? कलरलेस है। क्योंकि क्या नहीं है? लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। इनकी खास बात यह है कि ये न्यूक्लिएटेड है और इनकी संख्या हमेशा क्या रहती है? कम रहती है। कितनी? लगभग 6000 से 8000 पर क्यूबिक एम ऑफ ब्लड। और ये जनरली कैसी होती हैं? शॉर्ट लिव्ड होती हैं। हम लोगों में कितनी कैटेगरी हैं? 2 मेन कैटेगरी हैं। एक का नाम ग्रेन्युलोसाइट और एक का नाम ए ग्रेन्युलोसाइट, जिसमें से न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल ये तीनों किस कैटेगरी की हैं? कहोगे तीनों ग्रेन्युलोसाइट हैं, जबकि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट किस कैटेगरी की हैं? ए ग्रेन्युलोसाइट हैं। टिक कर लीजिए। न्यूट्रोफिल क्या है? मोस्ट एबंडेंट है क्योंकि लगभग 60 to 65% है ऑफ टोटल WBC, जबकि बेसोफिल क्या है? लीस्ट एबंडेंट है 0.5 से 1%। न्यूट्रोफिल और साथ में क्या लग गई? मोनोसाइट। परसेंटेज कितना? 6 to 8। ये कैसी हैं? फैगोसाइटिक सेल। तो रुक जाओ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा फैगोसाइटिक WBC तो कौन सी लगाओगे? न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। तो क्वेश्चन पूछेगा नॉन फैगोसाइटिक। नॉन फैगोसाइटिक WBC बताओ भाई कौन कौन से लिख दें? तो देखो, एक तो लिखोगे बेसोफिल और एक लिखोगे लिम्फोसाइट और फिर लिखोगे इयोसिनोफिल। रुक जाइए, लिखिए नहीं। और इयोसिनोफिल के आगे प्लस माइनस लिखेंगे। मतलब ये कभी कभार किसमें शामिल हो जाती है? फैगोसाइटोसिस में शामिल हो जाती है। तो नॉन फैगोसाइटिक में जो बेस्ट आंसर है वो यही दो हैं। कौन सी? बेसोफिल और लिम्फोसाइट। लिखो इसको। तो नॉन फैगोसाइटिक में कौन सी हैं? तो स्पेशली बेसोफिल और लिम्फोसाइट। हाँ, फैगोसाइटिक में दो हैं। कौन सी? न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट। इयोसिनोफिल कभी कभार किसमें शामिल होती है? फैगोसाइटोसिस में। शुरू करें। चलिए, लिखा है न्यूट्रोफिल मोनोसाइट क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं फॉरेन ऑर्गेनिज्म की जो इंटर करते हैं कहाँ? बॉडी में। बेसोफिल सिक्रीट करेंगे 3 चीज, हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हेपेरिन। इसमें से हिस्टामिन कहीं और से भी निकलता है। तो हिस्टामिन निकलता है कहाँ से? मास्ट सेल। बढ़ा दीजिए। और ये किस में इन्वॉल्व हैं? तो आंसर देंगे क्या? इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। कैसे इन्वॉल्व है डिटेल में नहीं दिया है। इयोसिनोफिल जिनकी संख्या केवल 2 से 3% है, ये क्या करेंगे?
रजिस्ट करेंगे किसको, इन्फेक्शन को, एंड आल्सो, आल्सो का मतलब एंड आल्सो एसोसिएटेड विद, किससे, तो यहां एसोसिएटेड के ऊपर लिख दीजिए रिड्यूस, एसोसिएटेड के ऊपर लिख दीजिए रिड्यूस। एलर्जी में किस प्रकार से एसोसिएटेड है, बढ़ाएंगे कि घटाएंगे, तो क्या कहोगे, घटाएंगे। फिर आई लिम्फोसाइट कितने परसेंट, 20 से 25% है। यही दो मेजर टाइप हैं, बी और टी फॉर्म, चाहे बी हो चाहे टी हो, किसमें इन्वॉल्व है, तो आंसर देंगे क्या, इम्यून रिस्पांस ऑफ बॉडी। डायग्राम जरा देख लो, डायग्राम जानते हो कैसे यूज कर लेगा, इसमें से कोई एक डायग्राम एग्जामिनर दे देगा, जैसे यही दे देगा, आपसे पूछ लेगा ये क्या है, आरबीसी है कि डब्ल्यूबीसी है कि प्लेटलेट है, तो रेड रेड कलर की, अब ऐसा तो है नहीं कि एग्जामिनर आपका पेपर कलर में छाप के देगा, कैसा देगा, ब्लैक एंड व्हाइट पेपर आएगा, तो ये रेड तो दिखाई नहीं पड़ेगा, तो बुक में दिख रही ना, वहाँ ये ब्लैक बड़ा सा डार्ट दिखाई पड़ेगा, तो यहाँ देखिए अगर ऐसा कुछ दिख रहा तो क्या है, ब्लैक ही दिखाई पड़ेगा, और छोटे छोटे ऐसे ढेर सारे दिख रहे हैं, क्या है, प्लेटलेट। अब यहाँ से यहाँ तक क्या है, डब्ल्यूबीसी है, तो डब्ल्यूबीसी पहचानिएगा, देखो ये देखिए हेडफोन टाइप का बना हुआ इसके अंदर, ये कौन सी है, इयोसिनोफिल बाइलोब्ड, इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा अंदर कैसा है, इसमें कुछ नहीं दिख रहा। जब अगर ये डायग्राम एग्जाम में आया तो ये भी ऐसे दिखाई पड़ेगा जैसा दिख रहा है, इसमें अंतर कर नहीं पाओगे, तो बहुत ध्यान से देखोगे तो इसमें कुछ दिख रहे हैं, थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं, देखिए कुछ छोटे छोटे डार्ट्स छोटे छोटे व्हाइट दिख रहे हैं, तो पहचान लीजिएगा कि क्या है, बेसोफिल, इसको पहचान लोगे। न्यूट्रोफिल, इसमें देखिए कई लोब बने हुए हैं, कई लोब बने हैं, तो मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस क्या है, न्यूट्रोफिल। फिर ये देखिए मोनोसाइट है, कैसा, किडनी शेप या हारसू शेप। अब यहाँ बड़ा मुश्किल है, एग्जामिनर अगर गुस्सा होगा तो कोई एक दे देगा, या तो ये दे देगा और या तो ये दे देगा, और ऑप्शन जानते हो क्या देगा, ऑप्शन ये पूछ लेगा कौन टी लिम्फोसाइट है कौन बी लिम्फोसाइट है, तो कैसे पहचानोगे, तो देख लो जिसका न्यूक्लियस छोटा है वो क्या है, बी लिम्फोसाइट, और जिसका बड़ा है उसका क्या है, टी लिम्फोसाइट। तो बस दो समस्या है, एक ये समस्या आपके लिए है और एक ये समस्या आपके लिए है, जिसको पहचानना मुश्किल है। ये दे देगा, अब आप कंफ्यूज कर जाओगे कि ये बी लिम्फोसाइट है कि टी लिम्फोसाइट है, और ये दे देगा तो कंफ्यूज कर जाओगे बेसोफिल है कि क्या है, आरबीसी। क्योंकि कलरफुल डायग्राम तो आएगा नहीं, कलरफुल तो आप पहचान लेते, तो इस डायग्राम से सवाल बन सकता है, खासकर इसको दे देगा या इसको दे देगा, आपको पहचानना पड़ेगा कि ये क्या है, टी लिम्फोसाइट है कि बी लिम्फोसाइट। चलिए हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट, या इन्हीं को कहा जाता है सेल फ्रेगमेंट। क्या कहा जाता है, सेल फ्रेगमेंट। देखो जरा, पहला सवाल यही है कि इनका नाम सेल फ्रेगमेंट के हैं, तो सवाल यहीं से शुरू होते हैं। होता क्या है कि जो प्लेटलेट हैं ये बनती कहां से हैं, डेराइव फ्रॉम कहां से, तो आंसर देंगे मेगा कैरियोसाइट। पहला सवाल तो ये है। अब ये मेगा कैरियोसाइट क्या है, ये एक स्पेशल सेल है, कहां है, बोन मैरो पर।
एक क्वेश्चन तो ये है, बनती कैसी है? तो मेगा का मतलब क्या होता है? बड़ा, और कैरियो का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस, और साइट का मतलब सेल। तो ये एक ऐसी कोई सेल है जिसका न्यूक्लियस बड़ा सा है। फिर सुनो क्या होता है, इसी मेगा कैरियोसाइट के हो जाता है ब्रेकडाउन। अब जब ये टूट जाएगी, छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे जिनका कोई निश्चित शेप नहीं होगा, और इन्हीं को हम कहेंगे क्या? प्लेटलेट्स कहेंगे। तो मेगा कैरियोसाइट के ब्रेकडाउन से प्लेटलेट बनती हैं। अब आप बताओ इसमें न्यूक्लियस होगा कि नहीं? तो भैया जब सेल टूटेगी तो क्या न्यूक्लियस नहीं टूटेगा? न्यूक्लियस भी टूट जाएगा। इसी नाते ये कैसी होती हैं? नॉन न्यूक्लिएटेड सेल होती हैं। दूसरा सवाल सुनो, प्लेटलेट का नंबर कितना होता है? तो नंबर पहले से ही रटा है क्या? 1.5 लाख से 3.5 लाख पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड होता है। सवाल इसके बाद है, प्लेटलेट किसमें इन्वॉल्व हैं? तो कहोगे ये ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व है। और कैसे इन्वॉल्व है ये समझना है। तो एनसीईआरटी में लिखा है कि जो प्लेटलेट हैं वो रिलीज करेंगे बहुत सारे वैरायटी ऑफ सब्सटेंस। वो सब किसमें इन्वॉल्व हैं? ब्लड क्लॉटिंग। ये नहीं बताया है कि वो वैरायटी ऑफ सब्सटेंस हैं कौन से। सारे तो नाम नहीं, लेकिन कम से कम एक नाम याद रखो। कौन सा? तो उसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। चाहे थ्रोम्बोप्लास्टिन कहो और चाहे ये कहो। प्लेटलेट फैक्टर थर्ड, ये नंबर नहीं भूलेंगे। होता क्या है कि प्लेटलेट रप्चर होती हैं, और प्लेटलेट के टूटने से ही क्या निकलता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलता है। और यही थ्रोम्बोप्लास्टिन किसमें इन्वॉल्व है? ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व है। तो अगर ऐसी कोई समस्या हो जाए कि इसका नंबर घट जाए, अगर ऐसी कोई समस्या हो जाए कि प्लेटलेट का नंबर रिड्यूस हो जाए, अगर रिड्यूस हो जाए क्या प्लेटलेट नंबर, तो बताओ क्या होगा? तो अगर प्लेटलेट का नंबर ही घट जाएगा तो क्या थ्रोम्बोप्लास्टिन उतना निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। तो क्या गड़बड़ हो जाएगा? ब्लड क्लॉटिंग। तो चोट लगने पर फिर खून बहना शुरू होगा, वो बंद नहीं होगा। तो बहुत ज्यादा ब्लड का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो प्लेटलेट नंबर अगर रिड्यूस हुआ तो कहां नुकसान होगा? इफेक्ट क्लॉटिंग। और उसका रिजल्ट क्या होगा? एक्सेस लॉस हो जाएगा। किसका? ब्लड। किस बीमारी में नंबर घटता है? तो जब डेंगू होता है, जब डेंगू बुखार होता है तो प्लेटलेट का काउंट बहुत कम हो जाता है। प्लेटलेट का काउंट कम होगा तो क्या नहीं होगी? क्लॉटिंग नहीं होगी। और क्लॉटिंग ना होने के नाते बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा? एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड होगा। हो सकता है इससे क्या हो जाए? डेथ भी हो सकती है। तो क्वेश्चन याद रखेंगे। प्लेटलेट का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट है या सेल फ्रेगमेंट है। ये नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि बनती कहाँ से है? मेगा कैरियोसाइट के ब्रेकडाउन से। तो टुकड़े हैं तो नाम क्या पड़ गया? सेल फ्रेगमेंट। ये स्पेशल सेल है कहाँ? बोन मैरो पर। नंबर रटा है 1.5 लाख से 3.5 लाख पर क्यूबिक mm होता है। किसमें इन्वॉल्व हैं? ब्लड क्लॉटिंग। क्यों? प्लेटलेट रिलीज करेंगे बहुत सारे सब्सटेंस जो कहाँ इन्वॉल्व हैं? ब्लड क्लॉटिंग। जैसे ही प्लेटलेट टूटती है क्या निकलता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन या प्लेटलेट फैक्टर थर्ड निकलता है, जो क्या कराता है? ब्लड क्लॉटिंग करवाता है।
प्लेटलेट का नंबर अगर कम हो गया तो क्या नुकसान होगा? ब्लड क्लॉटिंग, क्या लॉस हो जाएगा? एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड, किस बीमारी में? डेंगू। लिखो। प्लेटलेट कहो चाहे क्या कहो, थ्राम्बोसाइट ये क्या है? सेल फ्रेगमेंट। तो मतलब चाहे प्लेटलेट कहो चाहे थ्राम्बोसाइट कहो चाहे सेल फ्रेगमेंट कहो, चीज एक ही है। कहां से बनेंगे? तो ये अच्छा सवाल है, कहां से बनेंगे? मेगा कैरियोसाइट एक स्पेशल सेल है जो कहां पाई जाती है? बोन मैरो। ब्लड में नॉर्मली कितना होता है? 1,50,000 से 3,50,000 क्या प्लेटलेट पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। प्लेटलेट रिलीज करेंगे ढेर सारे क्या सब्सटेंस, उसमें से ज्यादातर किसमें इन्वॉल्व हैं? तो कोआगुलेशन कहो चाहे क्या कहो, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में। अगर नंबर क्या हो जाए, घट जाए, तो फिर क्या हो जाएगा? क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा। और अंत फिर क्या होगा? लीड टू एक्सेस लॉस किसका? ब्लड का। ब्रैकेट में लिख लीजिए हैमरेज। इसको हैमरेज कहते हैं। अगर एक्सेस लॉस होने लगा तो ये हैमरेज हो गया है। अगर ब्रेन में हुआ तो फिर क्या कहोगे? ब्रेन हैमरेज। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप का कुछ यहां दिया है और कुछ जेनेटिक्स में दिया है। एग्जामिनर क्या करता है? मिक्स करके सवाल बना लेता है। तो आप ये वाला यहाँ पढ़ेंगे, वहाँ वाला वहाँ, चूंकि जेनेटिक्स से रिलेटेड है, वहाँ मल्टीपल एलील का कॉन्सेप्ट है, तो वो हम लोग वहीं डिस्कस करेंगे। लेकिन एग्जामिनर ऐसे नहीं करता है, एग्जामिनर यहाँ वहाँ मिला करके सवाल बना देता है। तो यहाँ वाला यहाँ पढ़ेंगे, वहाँ वाला वहाँ पढ़ेंगे। हेडिंग डालिए ब्लड ग्रुप, और जो लिख रहा हूँ उसे लिख डालिए। नहीं, पहले दो तीन चीजें पढ़ लेते हैं, फ्लो चार्ट बाद में। जैसे पहला सवाल ये है, पहला सवाल ये है कि भैया ब्लड ग्रुप पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ गई? तो देखो कैसे जरूरत पड़ी। तो बहुत पहले की बात है। जैसे मान लेते हैं किसी आदमी को ब्लड की नीड है, तो किसी का भी ब्लड जब उसको चढ़ाते थे तो कभी वो बच जाता था और कभी वो मर जाता था। तो वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर गड़बड़ी क्या है। तो कुछ लोग कहते थे कि जो पापी है, जिसने अच्छे कर्म नहीं किए हैं, वो मर गया, और जिसने अच्छे कर्म किए वो बच गया। तो ऐसा बहुत दिनों तक चला। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों को समझ में आया क्या, कि देखिए हम सब लोगों का ब्लड देखने में क्या है? एक जैसा है, रेड कलर का ही होता है, विस्कस होता है। छू के देखेंगे तो विस्कस नजर आएगा, लेकिन वास्तव में ह्यूमन जो ब्लड है वो अलग अलग लोगों के ब्लड में थोड़ा थोड़ा क्या होता है? अंतर होता है। तो बहुत दिनों बाद वैज्ञानिकों को यह समझ में आया कि अलग अलग व्यक्ति का ब्लड अलग अलग होता है, तो किसी का भी ब्लड किसी को ना चढ़ाया जाए। तो सबसे पहली लाइन ये है कि जो ह्यूमन ब्लड है वो दिखता कैसा है? कैसा दिखता है? सिमिलर दिखता है, लेकिन क्या सेम होता है? होता नहीं है। बट डिफर इन मेनी एस्पेक्ट, ये एनसीईआरटी की लाइन है। क्वेश्चन पूछेगा किस मामले में अलग है, तो कहोगे बायोकेमिकल। कौन से डिफरेंसेज हैं? बायोकेमिकल डिफरेंसेज हैं। एक बात, तो जब वैज्ञानिकों को यह पता चल गया कि भाई अंतर है, तो फिर वो उन्होंने क्या किया? ब्लड को क्लासिफाई करना शुरू किया। तो फिर ह्यूमन ब्लड की क्या स्टार्ट हो गई? ग्रुपिंग स्टार्ट हो गई। तो बहुत सारे ग्रुप बनाए गए।
उसी में से दो कॉमन ग्रुपिंग है। कौन से दो कॉमन ग्रुपिंग है? एक कौन सा है? एक है एबीओ ग्रुपिंग और दूसरा है आरएच ग्रुपिंग। फिर से सुन लेते हैं। पहले लोगों को यह लगता था कि सब लोगों का ब्लड एक जैसा है, इवन सारे जानवरों का भी समझते थे कि भाई जैसे कोई एनिमल काटा गया उसमें भी रेड कलर का ब्लड निकला, इंसान को चोट लग गई उसमें भी रेड कलर का ब्लड निकला, तो क्या समझ में आएगा कि सबका ब्लड क्या है? एक जैसा है, किसी का भी किसी में चढ़ा दीजिए, ठीक है। लेकिन कुछ बच गए, कुछ निपट गए। तो वैज्ञानिकों को बाद में समझ में आया क्या कि सब लोगों का ब्लड दिखता कैसा है? एक जैसा होता नहीं है, एक जैसा डिफरेंट होता है। किस मामले में? बायो केमिकल डिफरेंस होता है। तब फिर क्या किया गया? ह्यूमन ब्लड की ग्रुपिंग शुरू की गई, बहुत सारे ग्रुप बनाए गए। दो कॉमन ग्रुपिंग है जो बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड हैं, एक का नाम एबीओ ग्रुपिंग है और दूसरे का नाम आरएच ग्रुपिंग है। हमको पहले क्या पढ़ना है? एबीओ और फिर क्या? आरएच। इतना लिखो पहले। अब देखिए कैसे लिखा है एनसीईआरटी में, उससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो समझिए। तो पहला सवाल तो ये है कि जो एबीओ ग्रुपिंग है वो किस तरीके से की गई है। तो उसका तरीका ये है कि हम लोगों की जो आरबीसी है उसकी सरफेस पर एंटीजन पाए जाते हैं और उसी एंटीजन के आधार पर एबीओ ग्रुपिंग की गई है। कैसे? वो देखिए। तो पहली लाइन तो रट लेंगे कि बेस्ड ऑन प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ क्या? दो सरफेस एंटीजन जो कि कहां प्रेजेंट होते हैं? आरबीसी के सरफेस पर। कैसे? वो देखेंगे। तो ये रट लीजिएगा कि ब्लड ग्रुप के रेस्पेक्ट में दो चीजें खास हैं। एक है ब्लड ग्रुप का एंटीजन और एक है ब्लड ग्रुप की एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में भी एनसीईआरटी में दो अलग से बातें लिखी हैं। ऐसा कोई भी केमिकल जो एंटीबॉडी बनवाए उसका नाम एंटीजन होता है, और ऐसी कोई भी प्रोटीन जो एंटीजन के अगेंस्ट बन जाए उसका नाम एंटीजन होता है। वो हम लोग इम्यूनिटी में डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है केवल। ब्लड ग्रुप के रेस्पेक्ट में जो एंटीजन है उसका दूसरा नाम न भूलिएगा। क्या नाम है? ए ग्लूटिनोजन। कैसा होता है? कार्बोहाइड्रेट या शुगर नेचर का होता है। ये शुगर नेचर का होता है, ये एनसीईआरटी में लिखा है, यहाँ नहीं लिखा है, 12th वाली में लिखा हुआ है। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो कहोगे आरबीसी के सरफेस। जैसे ये आरबीसी है तो इसके सरफेस पर भी दो एंटीजन होते हैं, एक का नाम एंटीजन कैपिटल ए, एक का नाम एंटीजन कैपिटल बी। इसी तरीके से ब्लड ग्रुप की एंटीबॉडी भी है। बस एंटीबॉडी का नाम ना भूलिएगा। क्या नाम है? ए ग्लूटिनिन। ए ग्लूटिनिन किस नेचर की प्रोटीन? ये वास्तव में एंटीबॉडी है। किस क्लास की? ये एनसीईआरटी में लिखा नहीं लेकिन पूछा गया है। ब्लड ग्रुप की एंटीबॉडी कौन सी हैं? तो हम लोग 5 एंटीबॉडी पढ़ते हैं, आईजीजी, आईजीएम, आईजीजी, आईजीए, आईजीडी, ऐसे पढ़ते नहीं है। तो ये किस क्लास की हैं? ये आईजीएम क्लास की है। वापस आ जाइए।
एंटीबॉडी कहाँ पाई जाती हैं, तो आंसर क्या देंगे, ये प्लाज्मा में पाई जाती हैं। अब एंटीबॉडी भी दो प्रकार की होती हैं, एक का नाम होता है एंटीबॉडी स्मॉल ए, एक का नाम होता है एंटीबॉडी स्मॉल बी। इसको ऐसे भी लिखते हैं, एंटीबॉडी स्मॉल ए किसके एंटी है, कैपिटल ए के ही तो एंटी है, और एंटीबॉडी स्मॉल बी किसके एंटी है, तो कैपिटल बी के है। तो तो चाहे ऐसे लिखें और चाहे ऐसे, बात एक ही, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो जो मोटी मोटी बात है कि एबीओ ब्लड ग्रुप करने से पहले ये पता किया गया कि हम लोगों के ब्लड में दो एंटीजन हैं, एक का नाम कैपिटल एंटीजन ए, एक का नाम कैपिटल बी, और हमारे ब्लड में दो एंटीबॉडी भी पाई जाती है, एक स्मॉल ए, एक स्मॉल बी। पाई कहाँ जाती है, तो एंटीजन पाया जाता है आरबीसी पर और एंटीबॉडी पाई जाती है प्लाज्मा में। इतना आप रट लेंगे। एंटीजन का दूसरा नाम बोल नहीं रहे हो, ए ग्लूटिनोजेन, ये पूछा गया सवाल है, सिर्फ इतना पूछा था, ए ग्लूटिनोजेन फाउंड ऑन। तो जो लोग पहचान गए कि ये ब्लड ग्रुप एंटीजन है, उन्होंने बता दिया ये कहाँ पाया जाता है, आरबीसी सरफेस पर। अब सवाल ये है कि ये वाले दो एंटीजन और ये वाली दो एंटीबॉडी कैसे पाई जाएंगे, तो वो हमने इसके लिए यहाँ डायग्राम बनाया, उसको जरा देखिए। मान लेते हैं ये आरबीसी की सरफेस है, ये मान लेते हैं जगह कौन सी है, प्लाज्मा में है। वो ऐसे हो सकता है कि हो सकता है आरबीसी की सरफेस पर ए एंटीजन मिले, अभी लिखना नहीं, देख लो। हो सकता है आरबीसी की सरफेस पर ए एंटीजन मिले और प्लाज्मा में क्या मिलेगा, बी एंटीबॉडी। तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ये ए ब्लड ग्रुप होगा। कैसे कह दोगे, तो एक सिस्टम याद रखिएगा, जो एंटीजन होता है वही ब्लड ग्रुप का नाम होता है। एंटीजन कौन सा है, कैपिटल ए, तो ब्लड ग्रुप कैपिटल ए हो गया, बात खत्म। हो सकता है आरबीसी की सरफेस पर कैपिटल बी एंटीजन पाया जाए, तो फिर एंटीबॉडी कौन सी होगी, स्मॉल ए होगी। ये उल्टा होती है, एंटीजन के ठीक उल्टा लिखना होता है। एंटीजन कैपिटल ए तो एंटीबॉडी स्मॉल बी, एंटीजन कैपिटल बी तो एंटीबॉडी स्मॉल ए। बताओ ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, बी। अच्छा, हो सकता है एंटीजन ए भी पाया जाए और बी भी पाया जाए। अब समस्या देखिए, अगर हम यहाँ स्मॉल ए एंटीबॉडी रखेंगे तो वो इससे रिएक्शन कर जाएगी, और स्मॉल बी रखेंगे तो इससे रिएक्शन कर जाएगी। इसका मतलब ना तो स्मॉल ए रख सकते, ना तो स्मॉल बी रख सकते हैं। तो यहाँ पर एंटीबॉडी क्या होगी, एब्सेंट होंगी। एंटीबॉडी एब्सेंट। बताओ कौन सा ब्लड ग्रुप रखोगे इसका नाम, तो चूंकि ए भी है बी भी है, तो इस ब्लड ग्रुप का नाम हमको रखना पड़ेगा क्या, ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब आ जाओ। हो सकता है ए भी ना हो बी भी ना हो, मतलब नो एंटीजन। अगर आरबीसी की सरफेस पर कोई एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी कोई भी रख लो, स्मॉल ए भी रख लोगे और स्मॉल बी भी रख लोगे, तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, तो ये ब्लड ग्रुप हो जाएगा कौन सा, ओ। तो हमारे पास चार ब्लड ग्रुप बने हैं। ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन बी एंटीबॉडी, बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन ए एंटीबॉडी, ए बी ब्लड ग्रुप में ए और बी एंटीजन कोई एंटीबॉडी नहीं, और ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं, दोनों एंटीबॉडी पाई जाएंगी। जरा इसको बढ़ा लीजिए।
फिर से सुन लेते हैं। सिस्टम ये है कि मान लेते हैं ये आरबीसी है, ये जगह प्लाज्मा है। यहां से ऊपर से पूरा बता दें, पूरा सुनते हैं। ब्लड ग्रुप बेस्ड ऑन किस पर? प्रेजेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन, और सरफेस एंटीजन हमेशा आरबीसी की सरफेस पर है। दो एंटीजन के नाम, एंटीजन कैपिटल ए है, एंटीजन कैपिटल बी है। आरबीसी पर एंटीजन पाए जाए तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई जाएंगी। एंटीबॉडी के नाम एंटीबॉडी स्मॉल ए या एंटीबॉडी स्मॉल बी है। इसको हम एंटी कैपिटल ए भी लिखते हैं, एंटी कैपिटल बी भी लिखते हैं। सिस्टम ये होता है कि अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी रखोगे, और एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए रखोगे। जैसे यहाँ एंटीजन कैपिटल ए है तो एंटीबॉडी स्मॉल बी है, यहाँ एंटीजन कैपिटल बी है तो एंटीबॉडी स्मॉल ए है। यहाँ दोनों एंटीजन है तो जब दोनों एंटीजन है तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं रख सकते हो। स्मॉल ए रखोगे इससे रिएक्शन हो जाएगा, स्मॉल बी रखोगे इससे रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ कोई एंटीबॉडी एंटीजन ही नहीं है। अब जब एंटीजन ही नहीं है तो चाहे स्मॉल ए रखो और चाहे स्मॉल बी रखो, कोई समस्या नहीं है। तो कुल 4 ऑप्शन हमारे पास मिल गए हैं। पहला सेट ये है कि एंटीजन ए एंटीबॉडी बी तो ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी एंटीबॉडी ए तो ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन ए और बी दोनों हैं तो ब्लड ग्रुप ए बी, और एंटीजन है नहीं तो ब्लड ग्रुप ओ। तो कैसे लिखोगे देखो, तो टेबल बने टेबल बनेगी, हमारे साथ ही लिखेंगे। बताते चलेंगे, लिखते चलेंगे। अगर ए है एंटीजन, एंटीजन कैपिटल ए रखोगे तो एंटीबॉडी, और अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन कैपिटल बी रखोगे और एंटीबॉडी स्मॉल ए रखोगे। ब्लड ग्रुप ए बी है तब ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन ए भी रखोगे और एंटीजन बी भी रखोगे, और एंटीबॉडी एब्सेंट कर दोगे। और अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो एंटीजन एब्सेंट कर दोगे और एंटीबॉडी स्मॉल ए भी होगी और स्मॉल बी भी होगी। एनसीईआरटी में जो टेबल बनी है उसके बगल में एक कंपैटिबल डोनर लिखा है। तो अभी हम डोनर वाले में जाएंगे तो कंपैटिबल और नॉन कंपैटिबल दोनों बता देंगे। हो गया, बढ़े आगे। अब हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन
एक चीज जरा पहले समझ लीजिए, नियम ये है कि अगर एंटीजन कैपिटल ए है तो बताओ एंटीबॉडी कौन सी होगी? एंटीबॉडी स्मॉल बी होगी। अच्छा, अगर एंटीजन कैपिटल बी है तो एंटीबॉडी स्मॉल ए होगा। चाहे ये कंडीशन हो चाहे ये कंडीशन हो, ये दोनों क्या हैं? नॉर्मल कंडीशन है। इस दौरान क्या नहीं होगा? नो क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी। नॉर्मल का मतलब है नो रिएक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। फिर से सुन लेते हैं, अगर कैपिटल ए एंटीजन के सामने स्मॉल बी एंटीबॉडी आ जाए या कैपिटल बी एंटीजन के सामने स्मॉल ए एंटीबॉडी आ जाए तो कोई समस्या नहीं होगी, एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन नहीं होगा और उसका रिजल्ट ये होगा कि क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी नहीं होगी। लेकिन मान लेते हैं ऐसा हो जाए कि एंटीजन कैपिटल ए किसके साथ चला जाए या किसके साथ आ जाए? एंटीबॉडी स्मॉल ए के साथ आ जाए या एंटीजन कैपिटल बी विद एंटीबॉडी स्मॉल बी। तो होगा क्या? जैसे ही कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ आएगा या कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ आएगी, वैसे देखो क्या होगा, वैसे रिएक्शन हो जाएगी किसके बीच? एंटीजन और किसके बीच? एंटीबॉडी। और जैसे ही ये रिएक्शन होगी वैसे शुरू क्या हो जाएगा? क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी। या इसी को कहते हैं एग्लूटिनेशन। और इसका रिजल्ट सुनो क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा डेथ। तो काम की बात यह है कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो दो लोग होते हैं, एक होता है डोनर जो खून देता है और एक होता है रेसिपिएंट जो खून लेता है। होता क्या है, जो डोनर है इसके ब्लड में एंटीजन पाई जाएगी और एंटीबॉडी पाई जाएगी, और जो रिसिपिएंट है इसके ब्लड में भी एंटीजन पाई जाएगी और एंटीबॉडी। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही डोनर का ब्लड रेसिपिएंट में मिलाओगे तो दो रिएक्शन होंगे, डोनर के एंटीजन का रिसिपिएंट के एंटीबॉडी से और रिसिपिएंट के एंटीजन का डोनर की एंटीबॉडी से। इसमें जो ये रिएक्शन है ये काम का नहीं है, मतलब लेने वाले के एंटीजन और देने वाले की एंटीबॉडी के बीच के रिएक्शन की बहुत वैल्यू नहीं है। असली वैल्यू किसकी है? देने वाले के एंटीजन और लेने वाले की एंटीबॉडी। रिएक्शन से ही आपको समझ में आएगा। इधर देखो, मान लेते हैं कि देने वाला ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन बताओ ए और एंटीबॉडी बताओ बी, और लेने वाला भी ब्लड ग्रुप ए ही है, एंटीबॉडी बताओ एंटीबॉडी बी और एंटीजन ए। अभी मैंने बताया है पीछे कि कौन सा रिएक्शन महत्वपूर्ण है?
देने वाले के और लेने वाले के एंटीबॉडी। तो कराते हैं, देने वाले के एंटीजन, देने वाले के एंटीजन और लेने वाले के एंटीबॉडी, यही तो है। बताओ रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? है ये नो रिएक्शन होगी। अगर रिएक्शन नहीं हुई तो क्या क्लम्पिंग होगी? नहीं। तो फिर इसका मतलब ये है मैच्ड। अच्छा दूसरा देखो, मान लेते हैं कि देने वाला अभी भी ए है, लेने वाला जो है वो बी हो गया। जरा आराम से बताओ, एंटीजन कैपिटल ए, एंटीबॉडी स्मॉल बी, एंटीबॉडी स्मॉल ए, एंटीजन कैपिटल बी। अभी बताया है देने वाले के एंटीजन और लेने वाले के एंटीबॉडी के बीच रिएक्शन देखनी है, होगा कि नहीं होगा? रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? तो भैया ए के सामने ए है तो रिएक्शन क्या है? यस। और अगर ये रिएक्शन हो गई तो क्लम्पिंग हो जाएगी, और क्लम्पिंग हो जाएगी तो ये क्या है? मिस मैच्ड। फिर से सुन लेते हैं, अभी लिखो नहीं, समझ लो पहले। जब कभी हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो देने वाला भी होता है, लेने वाला भी होता है। देने वाले के पास एंटीजन और एंटीबॉडी है, लेने वाले के पास भी एंटीजन और एंटीबॉडी है। दो रिएक्शन होती हैं, देने वाले के एंटीजन और लेने वाले के एंटीबॉडी, और देने वाले की एंटीबॉडी और लेने वाले के एंटीजन। ये रिएक्शन महत्वपूर्ण नहीं है, ये रिएक्शन महत्वपूर्ण है। कौन सी? डोनर की एंटीजन और रिसिपिएंट की एंटीबॉडी। अगर ये रिएक्शन हो गई तो फिर क्लम्पिंग हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? मिसमैच। और रिएक्शन नहीं हुई तो क्लम्पिंग नहीं होगी, इसका मतलब मैच। यहां देखो, देने वाला ए ब्लड ग्रुप का है, लेने वाला ए ब्लड ग्रुप का है। देने वाले का एंटीजन कैपिटल ए, लेने वाले की एंटीबॉडी स्मॉल बी। रिएक्शन नहीं, क्या? मिसमैच। इसका मतलब नो क्लम्पिंग। अच्छा इधर देखो, देने वाले का एंटीजन कैपिटल ए और लेने वाले की एंटीबॉडी स्मॉल ए। यस हो गया, रिएक्शन हो गई। मिसमैच, मिसमैच का मतलब क्लम्पिंग। अच्छा और देखो, अभी भी देने वाला ब्लड ग्रुप ए ही है। एंटीजन बताओ ए, एंटीबॉडी बताओ स्मॉल बी। लेने वाला बदल दिया, लेने वाला ए बी है। ये बताओ एंटीबॉडी बताओ बस, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी तो एब्सेंट है ना, और एंटीजन ए भी है और बी भी है। देने वाले के एंटीजन और लेने वाले की एंटीबॉडी, यही तो रिएक्शन करानी है। यस कि नो? भैया यहां एंटीबॉडी ही नहीं तो रिएक्शन कैसे होगा? रिएक्शन नहीं होगा, और अगर रिएक्शन नहीं होगा तो ये क्या है? मैच्ड। अच्छा और देखो, अब देने वाला बदल देते हैं। देने वाला ओ ब्लड ग्रुप, एंटीजन बताओ। एंटीजन है ही नहीं, एंटीबॉडी बताओ। और लेने वाला ए ब्लड ग्रुप का है, एंटीबॉडी इधर लिखते हैं कौन सी? स्मॉल बी। एंटीजन इधर लिखते हैं इस कैपिटल ए। बताओ देने वाले के एंटीजन और लेने वाले की एंटीबॉडी के बीच रिएक्शन होगा? है? अब क्यों नहीं होगा? अब नहीं होगा क्योंकि देने वाले के पास एंटीजन ही नहीं है, तो रिएक्शन कैसे होगा? तो चारों चीजें देख लीजिए। फाइनल कंक्लूजिव ये है कि भैया देने वाले का एंटीजन और लेने वाले की एंटीबॉडी के बीच रिएक्शन देखना है। अगर रिएक्शन नहीं हुआ तो मैच, और रिएक्शन हो गया तो मिसमैच। यहां देखो, देने वाले के पास एंटीजन है, लेने वाले के पास एंटीबॉडी ही नहीं, तो भी क्या कर गया? मैच। यहाँ देने वाले के पास एंटीजन नहीं है, लेने वाले के पास एंटीबॉडी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या हो जाएगा?
ये भी रिएक्शन नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा? मैच्ड। तो जो काम की बात है, कंक्लूसिव लाइन सुने, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कोई भी ब्लड किसी को भी नहीं दिया जा सकता है। ट्रांसफ्यूजन से पहले डोनर का ब्लड और रेसिपिएंट का ब्लड टेस्ट करते हैं। क्यों टेस्ट करते हैं? ये सुनिश्चित करने के लिए कि डोनर के एंटीजन और रेसिपिएंट की एंटीबॉडी के बीच रिएक्शन ना हो। अगर रिएक्शन हो गई तो क्या हो जाएगा? मिस मैच हो जाएगा। चलो जरा लिख लो, फिर ये लाइन लिखाएंगे। पहले ये लिखो फिर वो लिखो। बोले 2 लाइनें लिख लीजिए, अगर लिख लिया हो तो। बोले लिखिए, ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन, ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन, ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन एनी ब्लड, कोई भी ब्लड, एनी ब्लड कैन नॉट गिवन, नहीं दी जाती है। एनी ब्लड कैन नॉट गिवन, गिवन, नई लाइन से लिखिए, नई लाइन से, बिफोर ट्रांसफ्यूजन, बिफोर ट्रांसफ्यूजन, बिफोर ट्रांसफ्यूजन ब्लड ग्रुप मैच, बिफोर ट्रांसफ्यूजन ब्लड ग्रुप क्या करते हैं? मैच ऑफ डोनर, ऑफ डोनर एंड क्या? रेसिपिएंट, डोनर एंड रेसिपिएंट टू एवॉइड, क्या एवॉइड करना है? टू एवॉइड क्लंपिंग ऑफ आरबीसी, टू एवॉइड क्लंपिंग ऑफ आरबीसी। नई लाइन से लिखिए, नई लाइन से लिखिए, इट इज इंश्योर, ये सुनिश्चित किया जाए, इट इज इंश्योर दैट, दैट डोनर आरबीसी, डोनर आरबीसी एंटीजन, एंटीजन not react with, not react with plasma antibody, not react with plasma antibody of recipient। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इट इज इंश्योर दैट डोनर आरबीसी एंटीजन नॉट रिएक्ट विद क्या? प्लाज्मा एंटीबॉडी ऑफ क्या? रेसिपिएंट। तो जरा देखो, जैसे हमको बता देंगे फिर लिखेंगे। इधर देखो बेटा, जरा बताओ, मान लेते किसी का ब्लड ग्रुप ए है, तो इसको कौन ब्लड दे सकता है? तो जो जिस ब्लड ग्रुप का है उसका ब्लड लेता है, और किसका लेता है? ओ का। तो किसका नहीं लेगा? बी का। और याद ऐसे रखेंगे, जो जिस ब्लड ग्रुप का है वो उस ब्लड ग्रुप का लेगा और ओ का लेगा। तो जो लोग इसको देंगे उनको क्या कहोगे? कंपैटिबल डोनर। और जो लोग नहीं देंगे वो नॉन कंपैटिबल डोनर। अच्छा, अगर कोई ब्लड ग्रुप बी का है तो ये बी का ले लेगा और ओ का ले लेगा, किसका नहीं लेगा? ए का और
ए बी का। तो बी के लिए कंपैटिबल कौन है? बी और ओ, और नॉन कंपैटिबल ए और ए बी। अच्छा, अगर कोई ए बी ब्लड ग्रुप का है तो ए बी का तो लेगा ही, इसमें तो पहली शर्त है। ओ का भी लेगा, ए का भी लेगा और बी का भी। तो कौन सा नहीं लेगा? तो सब तो लिख दिए, तो यहां क्या हो गया? ऐसा कोई है ही नहीं। अच्छा, अगर कोई ओ ब्लड ग्रुप का है तो किसका लेगा? सिर्फ ओ का। भैया अपना तो ले ही लेंगे, किसका नहीं लेंगे? ना ए का लेंगे, ना बी का लेंगे और ना ए बी का लेंगे। 4 क्वेश्चन। कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबका ब्लड ले रहा है? जो सबका ब्लड ले रहा है, बताओ। तो देखो, जो ए बी है वो सबका ले रहा है, और जो सबका ब्लड ले ले उसको क्या कहेंगे? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अभी लिखो नहीं। तो ए बी क्या है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। इसका मतलब क्या है? कैन टेक एनी ग्रुप ब्लड। अभी लिखो नहीं, अभी नीट 2021 में सवाल आया है। ए बी ब्लड ग्रुप सबका ब्लड ले सकता है, क्यों? तो अभी बताए हैं। लेने वाले का क्या महत्वपूर्ण है? एंटीबॉडी। इसमें कोई एंटीबॉडी है? अब जब एंटीबॉडी ही नहीं है तो चाहे जो एंटीजन आ जाए, तो ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, क्यों? बिकॉज। तो कहोगे दोनों एंटीबॉडी, कौन सा? ए और बी क्या है? एब्सेंट की प्रेजेंट? एब्सेंट। कहां? प्लाज्मा में। अच्छा ठीक है, ये बताओ कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबको दिया जा रहा है? तो देखो, ओ ए को भी, ओ बी को भी, ओ ए बी को भी, और अपने आप को तो देगा ही। तो ओ क्या है? यूनिवर्सल डोनर। मतलब गिवन टू पर्सन ऑफ एनी ब्लड ग्रुप। किसी को भी दे सकते हो, क्यों? तो देने वाले का क्या महत्वपूर्ण है? देने वाले का एंटीजन महत्वपूर्ण है, और इसके पास कोई एंटीजन है? तो जब एंटीजन ही नहीं तो चाहे जिसको दे दो। बिकॉज एंटीजन कौन सा? ए या कौन सा? बी। क्या है? एब्सेंट है। कहां? आरबीसी पर। 2 क्वेश्चन और बता दो। ए बी ब्लड ग्रुप किसको दोगे? ए बी ब्लड गिवन टू, ए बी ब्लड गिवन टू, तो सिर्फ ए बी को दोगे। ए बी के अलावा किसी को दे ही नहीं सकते हो। देखो, सिर्फ यहां किसको दे सकते हो? ए बी को ही दे सकते हो। बी को दे सकते हो नहीं, ए को नहीं, ओ को नहीं। तो ए बी ब्लड ओनली गिवन टू किसको? अच्छा, ए बी। अच्छा ये बताओ, ओ किसका ले सकता है? ओ सबको दे सकता है लेकिन ले नहीं सकता है। किसका? सिर्फ किसका ले सकता है? ओ। ओ ब्लड ओनली टेक क्या? ओ ग्रुप। लिखो, लिख लो पेज नंबर 40 पर, क्वेश्चन नंबर 41, वो भी देख लो। 40 पर 41।
क्वेश्चन में जानते हो क्या खास बात है, ऑप्शन बहुत बढ़िया बनाया है। पेज नंबर 40 पर क्वेश्चन नंबर 41 पहले देखो फिर लिखो। लिखा है पर्सन विद ए बी ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, दिस इज ड्यू टू, 4 ऑप्शन है और ये दिस इज ड्यू टू एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, बताओ। तो पहला ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड बी ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी, ए और बी तो होता ही है। दूसरा ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड बी इन प्लाज्मा, वो तो कभी होते नहीं, बातें खत्म। तीसरा प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी एंटी ए एंटी बी ऑन आरबीसी, यहाँ होती ही नहीं। चौथा एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी एंटी ए एंड एंटी बी इन प्लाज्मा, तो 2 प्लाज्मा के ऑप्शन है और 2 आरबीसी के ऑप्शन है। तो कहाँ आंसर दोगे, तो कहोगे एंटीबॉडी स्मॉल ए और स्मॉल बी एब्सेंट है किसमें, प्लाज्मा में, तो चौथा आंसर क्या होगा सही। एनसीईआरटी में जो टेबल बनी है वो कहाँ तक बनी है, वो यहाँ तक बनी है, हमने बढ़ा दिया है। कौन सा, नॉन कंपैटिबल वाला। कौन सा ब्लड किसको नहीं दोगे, तो ए को कौन सा नहीं दोगे, ए को बी और ए बी नहीं देंगे। अच्छा बी को कौन सा नहीं दोगे, ए और ए बी नहीं देंगे। अच्छा ए बी को कौन सा नहीं दोगे, ऐसा कोई है ही नहीं जो ना दे। अच्छा ओ को कौन सा नहीं दोगे, ए नहीं दोगे, बी नहीं दोगे और ए बी। देखिए ये सबको रटा है, कौन किसको देंगे और पूछेगा क्या, कौन किसको नहीं देंगे। आराम से बताएं 2 अच्छे सवाल। ओ यूनिवर्सल डोनर है, क्यों, क्योंकि ये आ सकता है, ए बी वाला तो आ ही चुका है, क्यों, तो कहोगे यहाँ एंटीजन और एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों यहाँ नहीं पाए जाते हैं। अच्छा ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, क्योंकि यहाँ क्या नहीं पाया जाता है, एंटीबॉडी। एक पूछा जा चुका है, एक का नंबर है। एबीओ ग्रुपिंग नोट्स से पढ़ लीजिए, फिर एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। पता नहीं कहाँ बताया था, बस लिख देता है कि जैसा कि आप जानते हो। अगर पूछा जाए कहाँ बताए थे तो कहीं नहीं बताए हैं। ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग क्या है, डिफर इन सर्टेन एक्सेप्ट एपियर टू क्या सिमिलर। ये टिक कर लो, ये काम का है। दिखता कैसा है लेकिन होता नहीं है। वेरियस टाइप ऑफ ग्रुपिंग की गई है। 2 मेन ग्रुप कौन सा, ए बी और आर एच, ये वाइडली यूज ऑन फॉर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। वैसे हैं और भी, जैसे कि एम एन ग्रुप होता है, कई और ग्रुप हैं, लेकिन हमको यही पढ़ने हैं। पहला क्या पढ़ना है, एबीओ। पहली लाइन टिक कर लो, इंपॉर्टेंट है। एबीओ ग्रुपिंग बेस्ड ऑन, तो या तो क्या कहोगे प्रेजेंस, या तो क्या कहोगे एब्सेंस, क्या 2 सरफेस एंटीजन। एंटीजन क्या है, वो ब्रैकेट में लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं है। एंटीजन वो है जो क्या कराता है, इम्यून रिस्पांस। 2 सरफेस एंटीजन कहाँ है, आरबीसी पर। नेम क्या है, तो या तो कैपिटल ए या तो कैपिटल बी। इसी तरीके से प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल में क्या मिलेंगे, 2 नेचुरल एंटीबॉडी मिलेंगी। अब एंटीबॉडी क्या है तो फिर ब्रैकेट में लिख दिया है, इसको लिखने का कोई मतलब नहीं था यहाँ। एंटीबॉडी क्या है तो कहोगे प्रोटीन प्रोड्यूस इन रिस्पांस टू एंटीजन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी
चारों ग्रुप में दिया है कहाँ, टेबल में, तो टेबल में देख लेंगे। फिर यहां से सीधे शुरू कर दिया क्या, ट्रांसफ्यूजन। तो पहले टेबल देखो, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए रखना पड़ेगा, तो एंटीबॉडी अपने आप क्या हो जाएगी, बी। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी रखना पड़ेगा, तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगी। और अगर ए बी है तो दोनों रखने पड़ेंगे, तो हम रख नहीं सकते एंटीबॉडी। और अगर यहाँ ओ ब्लड ग्रुप है तो ये है ही नहीं एंटीजन, तो चाहे जो रख लो कोई समस्या नहीं। यहाँ डोनर ग्रुप, ये कंपैटिबल ग्रुप है, मतलब दे सकते हैं। तो कौन डोनर नहीं है, तो कौन डोनर नहीं बताओ भैया, नॉट डोनर। ये किसके रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, ये इसके रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं। ए का डोनर बताओ कौन है, तो ए का डोनर ए है और ओ है, तो कौन नहीं है, बी और ए बी। अच्छा बी का डोनर कौन है, बी का बी है और ओ है, तो कौन नहीं है, ए और ए बी। अच्छा ए बी का डोनर कौन है, सब हैं, कोई नहीं है, सब हैं। अब जब डोनर सब हैं इसका मतलब यहां कोई है ही नहीं। अच्छा ओ का डोनर कौन है, सिर्फ ओ है, इसका मतलब कौन नहीं है, तो ए भी नहीं है, बी भी नहीं है और ए बी। बढ़ा लो एनसीईआरटी में ही। जो डोनर होते हैं उनको कंपैटिबल डोनर कहते हैं, और जो डोनर नहीं होते हैं वो नॉन कंपैटिबल होते हैं। शुरू करें, हो गया। अब देखो कह रहा ऊपर जो मेंशन टेबल है ये प्रमाणित करती है कि जो ब्लड ग्रुप ओ है वो दिया जा सकता है किसको, किसी भी ब्लड ग्रुप को। इस नाते ओ को क्या कहोगे, यूनिवर्सल डोनर। क्यों कहोगे, ये नहीं लिखा है, क्यों कहोगे, अभी बताया क्यों कहोगे। तो कहोगे इसके पास क्या नहीं है, कोई भी एंटीजन नहीं है। अच्छा ऐसा पर्सन जिसके पास क्या हो, ए बी ग्रुप हो, ये ले सकता है ब्लड फ्रॉम पर्सन विद ए बी एज वेल एज अदर। इसी नाते ऐसे को क्या कहोगे, क्यों कहोगे, क्योंकि इसके पास एंटी बॉडी नहीं है। तो जो पूछा है वही नहीं लिखा है, बाकी सब लिखा है। यहाँ कब आया, 2021 में। हेडिंग डालो RH ग्रुपिंग। हेडिंग डालें RH ग्रुपिंग। अब दो रटने वाले पहले सवाल समझ लो। जैसे पहला रटने वाला सवाल है कि एबीओ ग्रुपिंग किसका काम है, तो कहोगे लैंड स्टीनर। किसका काम है, लैंड स्टीनर। पूरा नाम कार्ल लैंड स्टीनर। अभी लिखो ने, सुन लो काम की बात। फिर दूसरा क्वेश्चन है RH ग्रुपिंग किसका काम है, तो आंसर दोगे लैंड स्टीनर एंड वीनर। ठीक है। अब ये वीनर कहां से आ गए, तो वास्तव में वीनर इनके शिष्य हैं। अब क्या कॉन्सेप्ट वो समझो। तो हुआ ये कि मान लेते हैं कि ये आरबीसी है, ये मान लेते हैं कि आरबीसी है। लैंड स्टीनर ने पूरी दुनिया को बताया कि आरबीसी के सरफेस पर, आरबीसी के सरफेस पर एक एंटीजन पाया जाते हैं। कौन सा,
या तो ए एंटीजन या तो कौन सा बी एंटीजन। और इसी आधार पर लैंडस्टीनर ने सिस्टम बनाया कौन सा, एबीओ ग्रुपिंग, जिसमें ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप और ओ ग्रुप रखे गए। ठीक है, सभी दुनिया को, सारी दुनिया को ये बता रहे थे। इनके एक शिष्य हैं वीनर, उन्होंने कहा लो भाई हम भी देखें कि आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन है कि नहीं है। तो इनको जानते हो क्या मिला, इनको एक और एंटीजन मिल गया, इनको एक और एंटीजन मिल गया, एन अदर एंटीजन, यही लिखा है ऑन आरबीसी ऑफ, अभी लिखना नहीं, ह्यूमन। तो वीनर दौड़े दौड़े अपने गुरुजी के पास गए, उनको बताए कि सर हमको एक नया एंटीजन मिल गया है। तो कहा और जरा पता करो इसके बारे में। तो पता जब किया तो पता चला कि जो ये एंटीजन है ये सिमिलर है सिमिलर टू एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसी ऑफ रहीसस मंकी। लौट के आए अपने गुरुजी को बताए कि रहीसस मंकी की आरबीसी पर जो एंटीजन है वैसा ही एंटीजन हमारी आरबीसी पर भी है, क्या किया जाए। तो कहा ऐसा करते हैं, इसका नाम रख देते हैं। तो इसी एंटीजन का नाम क्या रख दिया गया, इसका नाम रख दिया गया आरएच एंटीजन। किसके सम्मान में, रहीसस मंकी के सम्मान में। जिस मंकी में खोजा गया उसी के सम्मान में रख दिए। तो पूरी कहानी यह है कि लैंडस्टीनर को मिला था ए और बी एंटीजन, उन्होंने दिया एबीओ ग्रुपिंग सिस्टम, पूरी दुनिया ने वाहवाही की। फिर उन्हीं के एक शिष्य, नाम क्या है, वीनर, उन्होंने एक नया एंटीजन खोज लिया। लैंडस्टीनर से पूछे क्या किया, तो कहा सर इसका स्थिति ये है कि ये वैसा ही एंटीजन है जो कहाँ है, रहीसस मंकी में है। तो कहा इसका नाम क्या रख दिया जाए, इसका नाम रख दिया जाए आरएच एंटीजन। तो ह्यूमन की आरबीसी पर हमको क्या मिल गया, आरएच एंटीजन मिल गया। तो ह्यूमन आरबीसी पर आरएच एंटीजन मिल गया। तो कहा पता करो। तो जब पता किया गया तो देखा गया कि किसी में आरएच एंटीजन मिल रहा था और किसी में आरएच एंटीजन नहीं मिल रहा था। तो ह्यूमन आरबीसी पर दो ऑप्शन थे, एक था आरएच एंटीजन प्रेजेंट और एक था आरएच एंटीजन एब्सेंट। तो इनका सुझाव यह है कि भाई जिन लोगों में आरएच एंटीजन प्रेजेंट है उनको क्या कह दिया जाए, आरएच पॉजिटिव ब्लड कह दिया जाए, और जिनमें एब्सेंट है उनको आरएच निगेटिव ब्लड कह दिया जाए। तो लैंडस्टीनर और वीनर दोनों लोग साथी हैं। तो कहा एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि हमारा सिस्टम कौन सा है, एबीओ, और तुम्हारा सिस्टम कौन सा है, आरएच, इनको मिला देते हैं। तो जब मिला देंगे तो कुल 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप बनेंगे। जैसे एबीओ में ए है, साथ में आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, एबीओ में बी है, आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, एबीओ में एबी है, आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, और एबीओ में ओ है और आरएच एंटीजन प्रेजेंट है। इसी तरीके से ए है लेकिन आरएच एंटीजन एब्सेंट, बी एब्सेंट, ए बी आरएच एंटीजन एब्सेंट और ओ आरएच एंटीजन एब्सेंट। तो जरा देखो, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, और ए निगेटिव, बी निगेटिव, ए बी निगेटिव और ओ निगेटिव। तो कुल मिलाकर के कितने टाइप के ब्लड ग्रुप बन गए, 8 टाइप के बन गए। 4 बन गए पॉजिटिव और 4 बन गए निगेटिव। एक क्वेश्चन और, कितने लोगों का ब्लड आरएच पॉजिटिव होता है, तो लगभग कितने परसेंट का, 80% ह्यूमन का
और कितने लोगों का RH निगेटिव होता है, तो लगभग लगभग 20% ह्यूमन का। कहानी फिर से सुनते, सब लिखेंगे। लैंड स्टीनर ने ए और बी एंटीजन खोज करके एबीओ ग्रुपिंग खोजा, दुनिया को बताया कि हमारी आरबीसी पर ए और बी एंटीजन है। इन्हीं के शिष्य वीनर, उन्होंने एक नया एंटीजन खोजा, कहा हमारी आरबीसी पर है लेकिन मंकी पर पाए जाने वाले एंटीजन के जैसा है, तो कहा इसका नाम क्या रख देते हैं, RH एंटीजन रख देते हैं। फिर क्या कहा गया, कहा गया हमारे पास पता करो कि किनके किनके पास वो RH एंटीजन है और किनके किनके पास नहीं है। तो लगभग लगभग 80% के साथ RH एंटीजन मिला और 20% में RH एंटीजन नहीं मिला। जिनमें मिला उनको क्या कहा गया, RH पॉजिटिव, और जिनमें नहीं मिला उनको क्या कहा गया, RH नेगेटिव। एक तो ये हो गया। फिर लैंड स्टीनर और वीनर ने ही बताया कि RH एंटीजन और एबीओ एंटीजन का अगर एक साथ मिला के क्लासिफिकेशन किया जाए तो कुल 8 ब्लड ग्रुप बनेंगे। 4 बनेंगे जिसमें RH एंटीजन होगा और 4 बनेंगे जिसमें नहीं होगा। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव का मतलब इन सब में RH एंटीजन है, और A निगेटिव, B निगेटिव, AB निगेटिव, O निगेटिव मतलब इन सब में RH एंटीजन नहीं है। आराम से बताएंगे कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें A एंटीजन, B एंटीजन और RH एंटीजन तीनों प्रेजेंट हैं। तो कहोगे AB पॉजिटिव, इसमें A भी है, B भी है और RH भी है। और कौन सा है जिसमें कोई नहीं है, O में कौन सा, तो O निगेटिव है जिसमें ना तो A है, ना तो B है और ना तो RH है। इतना लिख लो पहले, फिर लिखते हैं। शुरू करें। पढ़ाएं भाई, अब गूगल ना करो, इधर देखो। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में RH ग्रुप भी कंसिडर किए जाते हैं। क्यों, जरा एक समस्या देखो क्या है। जैसे मान लेते हैं कि किसी का RH पॉजिटिव ब्लड है, इसका मतलब बता दो बस। इसका मतलब है कि RH एंटीजन प्रेजेंट। अच्छा, अगर किसी का RH निगेटिव ब्लड है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है RH एंटीजन एब्सेंट। अब कमाल की बात देखो क्या है, इधर देखो जरा, ये बताओ RH एंटीजन के खिलाफ जो एंटीबॉडी होगी वो प्रेजेंट होगी कि एब्सेंट। तो चाहे ब्लड पॉजिटिव हो और चाहे ब्लड निगेटिव हो, नेचुरली एंटीबॉडी अगेंस्ट RH एंटीजन होती है कि नहीं, तो एब्सेंट होती हैं। चाहे पॉजिटिव वाला हो उसमें भी एब्सेंट, और चाहे निगेटिव वाला हो। अभी लिखो नहीं, जरा सुन लो। ये भी क्या, एब्सेंट। तो अंतर जरा देखो, पॉजिटिव वाले में एंटीजन तो प्रेजेंट है लेकिन एंटीबॉडी, और निगेटिव वाले में एंटीजन भी एब्सेंट, एंटीबॉडी भी एब्सेंट। अब देखो, कह रहे हैं कि यदि RH पॉजिटिव का ब्लड
किसमें मिला दिया जाए, RH निगेटिव में। तो जरा ध्यान से देखो, यहां से यहां ब्लड अगर आया है तो बताओ एंटीजन आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं, एंटीजन आएगा। तो अगर बाहर से एंटीजन आया है तो यहां क्या बनेंगे, फार्म एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट, RH एंटीजन। काम की बात यही है, नेचुरली RH एंटीजन के खिलाफ कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, चाहे वो प्लस वाला हो और चाहे वो माइनस वाला हो। लेकिन यदि पॉजिटिव का ब्लड किस में आ जाए, निगेटिव में आ जाए, तो कौन एंटीबॉडी बनाएगा, पॉजिटिव वाला बनाएगा कि निगेटिव वाला। तो निगेटिव वाला क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा, और फिर होगी रिएक्शन, और फिर होगी क्या, क्लम्पिंग। तो जो बहुत कंक्लूसिव लाइन है, नेचुरली एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट RH एंटीजन क्या है, एब्सेंट इन कहा, प्लाज्मा। लेकिन यदि कौन किस में आ जाए, इफ लिखा है, इफ RH पॉजिटिव ब्लड किसको दे दिया जाए, गिवन टू RH निगेटिव पर्सन, तो क्या होगा, तो बन जाएंगी क्या, RH एंटीबॉडी। क्या बन जाएंगे, RH एंटीबॉडी इन किसके, प्लाज्मा ऑफ RH नेगेटिव पर्सन। और फिर रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा क्या, क्लम्पिंग ऑफ RBC। तो जरा देखो, अच्छा अगर ऐसे कर लिया जाए, RH पॉजिटिव वाले का ब्लड RH पॉजिटिव में डाला जाए तो भैया देखो एंटीजन इसके पास है और इसके पास भी है, तो बाहर से आने से कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या होगा, मैच। अच्छा सुनो, RH निगेटिव वाले का ब्लड RH निगेटिव में डाला जाए तो भाई इसके पास एंटीजन है नहीं, इसके पास भी एंटीजन नहीं है, बाहर से एंटीजन आया नहीं आया, तो बताओ एंटीबॉडी बनेंगे, नहीं बनेंगे। तो फिर से क्या कर जाएगा, मैच्ड। अच्छा ये बताओ, RH निगेटिव वाला ब्लड RH पॉजिटिव में डाले तो देखो इसके पास एंटीजन है नहीं है, तो क्या बाहर से एंटीजन आया नहीं आया। तो जब बाहर से एंटीजन आया नहीं है तो क्या एंटीबॉडी बनेंगी, नहीं बनेंगी, और नहीं बनेंगी तो फिर से मैच। अच्छा ये देखो, RH पॉजिटिव वाला ब्लड किसमें मिला दिया जाए, RH निगेटिव। अब बताओ, तो जैसे ही पॉजिटिव वाला निगेटिव में आएगा, यहां क्या बनेंगे, एंटीबॉडी बनेंगी, और अगर एंटीबॉडी बनी तो क्या होगा, तो क्लम्पिंग होगी, तो मिसमैच की मैच। तो ये क्या हो जाएगा, मिस मैच्ड। आराम से बताएं, यूनिवर्सल डोनर कौन है, यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ पॉजिटिव वाला कि निगेटिव वाला, पॉजिटिव वाला क्यों नहीं है, तो देने वाला वो जिसके पास कोई एंटीजन ना हो। ओ निगेटिव के पास कोई एंटीजन है, ए एंटीजन है नहीं, बी एंटीजन है नहीं, RH एंटीजन है नहीं, तो कोई एंटीजन नहीं है, इसी नाते ओ निगेटिव ही क्या है, यूनिवर्सल डोनर। अच्छा लेने वाला कौन बढ़िया होता है, AB। AB में कौन सा, लेने वाला तो वो बढ़िया होता है जिसके पास पॉजिटिव हो, इसी नाते AB पॉजिटिव क्या है,
यूनिवर्सल रेसिपिएंट। एक क्वेश्चन आया है, एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया है, उसको लोग उठा करके हॉस्पिटल ले गए हैं, उसके जानने वाला कोई साथ में नहीं है और उसका बहुत ज्यादा खून बह गया है, उसकी जान बचाने के लिए उसको तुरंत खून चढ़ाना है। बताओ उसको कौन सा ब्लड चढ़ा दिया जाए? बगैर उससे पूछे तो उसको क्या चढ़ा दिया जाए? ओ निगेटिव चढ़ा दिया जाए, क्योंकि वो चाहे जिस ब्लड ग्रुप का हो, ओ निगेटिव से कोई नुकसान उसका होगा? कोई नुकसान नहीं होगा। तो कौन सा ब्लड है जो बगैर टेस्ट किए किसी को दिया जा सकता है? तो आंसर क्या देंगे? ओ निगेटिव। चलो लिखो। इससे पहले वाली स्लाइड लिख चुके हो ना, ये तो लिख चुके हो ना बेटा, ये लिखो। देखो क्या लिखा है, एनसीईआरटी लिखी बहुत बढ़िया तरीके से। एक और एंटीजन, मतलब वो पहले वाले तो थे ही, एक और एंटीजन, नाम क्या है? आरएच एंटीजन, सिमिलर टू उस एंटीजन जो प्रेजेंट है किसमें? रहीसस मंकी, नाम क्या रख दिया गया? आरएच। कहाँ ऑब्जर्व किया? सरफेस ऑफ आरबीसी। किसमें? मेजॉरिटी, कितने? 80%। ऐसे इंडिविजुअल को क्या कहा गया? आरएच पॉजिटिव। और ऐसे लोगों में जिनमें ये एंटीजन नहीं था, उनको क्या कहा गया? आरएच निगेटिव। ये लाइन टिक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आरएच निगेटिव पर्सन एक्सपोज हो जाए, किससे? आरएच पॉजिटिव ब्लड से, निगेटिव वाले में क्या आ जाए? पॉजिटिव वाला ब्लड आ जाए, तो बनाएगा क्या? एंटीबॉडी। किसके अगेंस्ट? आरएच एंटीजन। इसी नाते आरएच ग्रुप को भी क्या करना चाहिए? मैच कर लेना चाहिए। पहले की बाद में, ट्रांसफ्यूजन के बाद में मैच करें, जब मर जाएंगे तब मैच करेंगे। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, इससे आगे अगले लेक्चर पर पढ़ेंगे। ठीक है, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, यहाँ के क्वेश्चन लगा डालिएगा। शाम को डीपीपी आपको मिलेगी ऐप पर, लेक्चर भी ऐप पर और पीडीएफ भी ऐप पर। ठीक है, बस।